हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 8 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि इंडिया की फिजिकल पॉलिसी के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो लेसन नंबर 8 जो चल रहा था वो चल रहा था इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब मैं एक बात और बोलूंगा कि भाई हो सकता है ये हमारे आज की आखिरी वीडियो, और कल आप लोगों का एग्जाम है, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, जिन बच्चों का कल एग्जाम है, ठीक है, उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमने ऑलमोस्ट जो है बहुत सारा सिलेबस जो है कवर कर लिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 8 चैप्टर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8 चैप्टर का, जो मैं कंप्लीट करवा दूंगा आज की वीडियो में। और 8 चैप्टर जो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ 3 चैप्टर रहेंगे 9th 10th और 11th, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th। अगर आप 9th 10th को स्किप भी कर देते हो तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो 11th चैप्टर है ना 5 ईयर प्लान, वो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक बार 11th चैप्टर को मैं बोलूंगा रीड आउट जरूर कर लेना, या तो बुक से या फिर नोट से। ठीक है, तो क्योंकि हो सकता है इसके बाद कोई भी वीडियो ना आए आज के दिन में, क्योंकि अब जो है ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है जब मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश करूंगा, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक वीडियो बना दूं रात तक। ठीक है, वैसे मुश्किल है क्योंकि थोड़े से बैचेस हैं तो उसमें बिजी रहूंगा, तो एक कोशिश ये हो सकती है, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, 70 to 80% सिलेबस कवर हो चुका है। जिन्होंने यहाँ तक अच्छे से पढ़ रखा है ना, उनके नंबर बढ़िया आएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, और बाकी थ्योरेटिकल पेपर है, कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, आराम से जाकर पेपर के अंदर बना के लिख के आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आराम से जाना, रिलैक्स होकर जाना पेपर के अंदर। अब यहाँ ध्यान दो, तो अगर मैं इसमें टॉपिक में समझूँ तो हमारे पास क्या था, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। तो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अब इसके अंदर जो एक पॉइंट है वो क्या आता है, स्ट्रेटेजिक फिजिकल मेजर्स। अब ये स्ट्रेटेजिक फिजिकल मेजर्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी इन एम्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट करता है, एम्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी को एंड एंश्योर सफिशिएंट गवर्नमेंट रेवेन्यू टू मेंटेन द इकोनॉमिक साइकिल। और यहाँ पे हम ये भी एंश्योर करते हैं, एक तो पहली बात ये इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट करता है, चाहे किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, और ये भी समझाता है कि जो हमारे पास ये एंश्योर करता है जो सफिशिएंट गवर्नमेंट रेवेन्यू है टू मेंटेन द इकोनॉमिक साइकिल। मतलब इतना कितना रेवेन्यू चाहिए कम से कम, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से रन कर सकती है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आती है। तो इकोनॉमिक साइकिल चलाने के लिए, ठीक है, वो मिनिमम रेवेन्यू क्या होगा, ठीक है, वो भी फिजिकल पॉलिसी के जरिए क्या होता है, डिटरमाइन होता है। तो दो काम आए यहाँ पे स्ट्रेटेजीज के अंदर। ठीक है, कि क्या, एक तो पहली बात ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट ये आया कि भाई गवर्नमेंट को मिनिमम सफिशिएंट रेवेन्यू कितना चाहिए होगा जिसके जरिए हम जो है अपने इकोनॉमिक साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब होता है ना, जैसे कि अब एक फैमिली है, वो फैमिली में सोचते हैं कि भाई मिनिमम कितना पैसा आएगा जिससे हम गुजारा कर सकते हैं, और बाकी ऊपर कितना भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, वो चीज यहाँ पे गवर्नमेंट भी डिटरमाइन करके चलती है फिजिकल पॉलिसी के जरिए। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे, वो आता है फिजिकल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व। फिजिकल स्ट्रेटजी में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि भाई गवर्नमेंट जो है कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में या फिर पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेंड्स वेरियस सेक्टर्स, जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा खर्च करती है, इंक्लूडिंग डिफेंस। डिफेंस जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, जैसे कि चाहे वो आर्म्स वगैरह हो, हथियार कहाँ से लेने नहीं लेने, ठीक है, फाइटर जेट्स वगैरह कहाँ से लेने नहीं लेने, आर्मी, ठीक है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, सब जो चीजें हैं उस पर प्रॉपर खर्चा कौन करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं। और ये जो फुल्ली है, फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ही होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल होती है इसमें पूरी तरीके से। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी की जो भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस वगैरह हो गई, ठीक है, यहाँ पे ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, वो सब चीजें जो है गवर्नमेंट यहाँ पे डिटरमाइन करती है। इसके अलावा, ठीक है, एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है बहुत सी जगह। हाँ, प्राइवेट का भी रोल रहता है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर एजुकेशन पे भी जो है ना, खासकर बेसिक एजुकेशन, ठीक है, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो जो है वो गवर्नमेंट हैंडल करती है। इसके अलावा हेल्थ केयर, पब्लिक हॉस्पिटल्स है उसके लिए, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो भी चीजें हैं। इसके अलावा वेलफेयर बेनिफिट्स, जो वेलफेयर बेनिफिट्स है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा खर्चा करती है। तो ये सब किसका पार्ट बनता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का। अब जो पार्ट आता है दूसरा, वो आता है टैक्सेशन। भाई टैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि हमने बात कर ली गवर्नमेंट के खर्चों की। अब गवर्नमेंट क्या बिना पैसों खर्चा कर लेगी, नहीं पॉसिबल है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा। और रेवेन्यू का एक सबसे इफेक्टिव सोर्स क्या है, टैक्सेशन। वैसे सोर्स अलग
अलग भी हैं गवर्नमेंट के, बिजनेस भी रन करती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो वही बहुत से तरीके हैं गवर्नमेंट के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है, सबसे पहला तरीका कमाने का वो है टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट रेगुलेट्स फाइनेंशियल फ्लोज, तो गवर्नमेंट कह रहे हैं फाइनेंशियल फ्लो चलाने में हेल्प करती है बाय इम्पोजिंग एंड एडजस्टिंग टैक्स रेट, कि फाइनेंशियल फ्लो जो है वो मार्केट के अंदर कितना रहेगा, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने टैक्स रेट को एडजस्ट करते हुए चलती है। उससे अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है पब्लिक बोरोइंग। अब अगर मैं पब्लिक बोरोइंग की बात करूं तो फंड्स आर रेज्ड थ्रू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो बोरो भी करती है, वो भी कैसे, डोमेस्टिक बिजनेस से भी और इंटरनेशनल बॉन्ड्स के जरिए भी, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी एंड किसान विकास पत्र, ठीक है। तो इन तरीके के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है पैसा उधार भी लेती है। और गवर्नमेंट पैसा उधार कब लेगी, एक सिंपल सी बात है, जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होगा और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इनकी हम कह सकते हैं कि बजट डेफिसिट में चल रही है गवर्नमेंट, कि एक बजट बनाया था कि भाई हम इतना इतना पैसा इन्हीं सेक्टर में एलोकेट करेंगे, अब हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं, उतना फंड है ही नहीं, ऐसे केस में गवर्नमेंट को जो है वो लोन लेना पड़ता है। और ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं गवर्नमेंट के लोन लेने के, कुछ डोमेस्टिक है, कुछ इंटरनेशनल है। अगर मैं मेन डोमेस्टिक की बात कर लूँ तो सबसे मेन है आरबीआई, कि गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाकर लोन ले सकती है। दूसरा अगर इंटरनेशनल देखूँ तो वो आता है हमारा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, ये सब। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है अदर मेजर्स, डिफरेंट मेजर्स और कौन कौन से हैं, तो दीज इंक्लूड राशनिंग, प्राइस कंट्रोल। तो फिजिकल पॉलिसी में दूसरे मेजर्स जो हैं सॉरी, जो राशनिंग सिस्टम है वो भी आता है, जो प्राइस कंट्रोल है एंड वेज रेगुलेशन है वो भी इसका पार्ट बनते हैं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए ही किया जाता है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस को स्टेबलाइज रखने का काम करते हैं इस तरीके से। इसके अलावा जो वेज रेगुलेशंस हैं वो काम भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि भाई वेज जो है वो रेगुलेट रहे, ऐसा ना हो कि वेज इतना कम हो जाए कि कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं, फिर जो लेबर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे कंपनीज या फिर इंडस्ट्री, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वेज जो है वो कहीं ना कहीं, जिससे हम बोलते हैं ना जैसे मिनिमम वेज रेट है ना, आपने पढ़ा होगा प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहां पर हमने एक चीज देखी थी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेज रेट भी डिटरमाइन करती है ताकि किसी भी लेबर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। एंड एफर्ट्स टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और यही नहीं, कहीं ना कहीं बराबर एफर्ट करती है जिसके जरिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। अब आता है अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है काफी इंपॉर्टेंट जो मैं डाल दिया है, वो क्या है, हाउ फिजिकल पॉलिसी फंक्शंस, फिजिकल जो हमारी पॉलिसी है वो फंक्शन किस तरीके से करती है, काम किस तरीके से कर रही है, अभी भी समझ लेते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी, जो हम बात करते हैं इकोनॉमी बनाने की, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स हैव टू प्राइमरी टूल्स, उनके पास दो टूल होते हैं उसे यूज करने के लिए। एक तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा हमारे पास फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। व्हाइल सेंट्रल बैंक्स एडजस्ट द मनी सप्लाई, और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक है उनका काम क्या होता है, मनी सप्लाई को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू मार्केट या फिर इकोनॉमी सिचुएशन, है ना। तो ये काम जो सेंट्रल बैंक करता है, कि आरबीआई करता है हमारे वहाँ, जो मैंने बात की भी थी, आपको पिछली वीडियोस में बात की थी मैंने, कि आरबीआई जो है कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और यही नहीं, क्योंकि डिमांड सप्लाई कंट्रोल कैसे होगा, मनी सप्लाई के जरिए, कि मनी कितनी सप्लाई हो रही है, अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई होने से डिमांड बढ़ती है ना। पढ़ा था आप लोगों ने, ये पढ़ा था ना, अब पता लग गया होगा, है ना। ऐसे ही अगर मनी सप्लाई कम कर देगी आरबीआई तो क्या होगा, डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज है, तो मनी सप्लाई को एडजस्ट करती है। एंड इंटरेस्ट रेट, और उसको एडजस्ट करने का तरीका एक इंटरेस्ट रेट भी होता है। अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लोगों को लोन लेना महंगा पड़ेगा, लोन लेना महंगा पड़ेगा, लोग लोन नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मनी सप्लाई कम हो रही है। और इसका उल्टा करते हैं जब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होती है, टू इनडायरेक्टली अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है। इसके बाद क्या आता है, गवर्नमेंट्स डायरेक्टली मैनिपुलेट द इकोनॉमी, गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं किसको, इकोनॉमी को, बाय अल्टरिंग टैक्स स्ट्रक्चर्स, टैक्स स्ट्रक्चर को अल्टर करके, स्पेंडिंग लेवल्स को चेंज करके कि भाई खर्चा किस तरीके से करना है, एंड बोरोइंग मेथड को चेंज करके कि उधार किस तरीके से लेना है। इसके बाद आता है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल इन्फ्लुएंस, फंडामेंटल्स क्या है फिजिकल इन्फ्लुएंस के, तो इसमें जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो जो है वो बराबर होता है हमारा किसका, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। जो सी है वो होता है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या फिर हम कंजप्शन स्पेंडिंग भी कहते हैं इसे। आई होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, और एन एक्स क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, कि हमने फॉरेन कंट्री में कितना एक्सपोर्ट किया और बदले में उनसे कितने गुड्स और सर्विस खरीदी, तो उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। और अगर नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि हम जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के गुड्स और सर्विसेज को।
तो दिस इक्वेशन शोज दैट गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अफेक्ट इकोनॉमिक आउटपुट। तो ये इक्वेशन शो करती है कि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट करती है इकोनॉमिक आउटपुट को, कि इकोनॉमी में कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है बाय एडजस्टिंग जी एंड इनडायरेक्टली सी, मतलब या तो एक तो वो जी को क्या कर रही है, एडजस्ट कर सकती है, एंड इनडायरेक्टली सी आई और एन एक्स थ्रू फिजिकल मेजर्स। मतलब गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं, आप समझ गए, गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। कुछ को डायरेक्टली करती है, डायरेक्टली किसको कर सकती है, अपने स्पेंडिंग को, जिसको हमने जी बोला था ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा खर्च नहीं करना, ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और जो ये सी और आई और एनएक्स है, ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है फिजिकल मेजर्स के जरिए, यानी गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसीज को यूज करके इनको भी अपने कंट्रोल में रखती है, ठीक है। लाइक टैक्स एडजस्टमेंट, स्पेंडिंग चेंजेस, टैक्स एडजस्ट कर दिया, ठीक है, पता लगा टैक्स रेट ही बढ़ा दिया, लोग इनकम ही कम कर दी इनकम हम कर लो भाई, स्पेंडिंग कितनी करोगे, ठीक है। और टैक्स रेट कम कर दिया, इसका मतलब क्या है कि पैसा ज्यादा है, अब डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है किनकी, कंज्यूमर्स की, तो खर्चा ज्यादा होगा, तो टैक्स एडजस्टमेंट के जरिए कर सकती है, स्पेंडिंग चेंजेस कर सकती है, एंड बोरोइंग करके कर सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं इसके जरिए गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इन सी आई और एनएक्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली। अब आता है हमारे पास यहाँ पे अगला पॉइंट, वो आता है चैलेंजेस एंड कंसीडरेशंस इन फिजिकल पॉलिसी। चैलेंजेस कौन कौन से आए फिजिकल पॉलिसी को लगाते वक्त? देखो फिजिकल पॉलिसी हम सब जानते हैं कि भाई काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो कहीं ना कहीं पूरे इकोनॉमी में अप्लाई होती है। तो इसको अप्लाई करना जितना इजी होता है ना, वैसे इजी तो अप्लाई करना भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसको वापस लेना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो भाई वापस लेना क्यों है, एक बात बताओ, जब हम फिजिकल पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई बेकार इकोनॉमिक सिचुएशन होगी तभी अप्लाई कर रहे हैं उसको सोल्व करने के लिए। जब वो सोल्व हो जाएगी तो इस पॉलिसी को बैक वापस भी तो लेना पड़ेगा ना, उस पॉलिसी को हटाना ही पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है इस चीज का, वही चीज यहाँ पे है। तो डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग फिजिकल स्टिमुलस कैन बी चैलेंजिंग, वो चैलेंजिंग होते हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिंग सच मेजर्स वंस इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव। खासकर जब जब हमें वो मेजर्स रिवर्स करने पड़े, जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस काफी अच्छी हो चुकी हैं या फिर इंप्रूव कर चुकी हैं। इन मैनी इमर्जिंग मार्केट्स, बहुत से इमर्जिंग मार्केट्स में लो, खासकर जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जैसे जिनके पास इनकम काफी ज्यादा लो है, फॉर एग्जांपल इंडिया भी ले सकते हो, पाकिस्तान भी ले सकते हो, जहाँ पे लो इनकम कंट्रीज हैं, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज, जो इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज है वो भी क्या है, काफी लिमिटेड है, एंड नैरो टैक्स बेसिस, और जो टैक्स बेसिस है वो भी क्या है, काफी नैरो है, यानी कि टैक्स ब्रैकेट काफी कम है, ठीक है। मेक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स लेस इफेक्टिव, ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स जो है लेस इफेक्टिव यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो स्टेबलाइजर्स है ना प्राइस को लेके, वो थोड़ा सा यहाँ पे कम कंट्रोल में रह सकते हैं, वो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हो सकते हैं, अच्छे तरीके से काम हो सकता है ना कर पाए, ठीक है। नेसेसिटिंग मोर डेलिब्रेट फिजिकल इंटरवेंशंस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसीज और जो फिजिकल इंटरवेंशंस है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है भाई, फिजिकल पॉलिसी जो है, फिजिकल मेजर जो है, उसका मेन काम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ पे ज्यादा होंगी, जो कंट्रियां गरीब हैं, जिनके पास कम पैसा है, कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कम फैसिलिटीज है, ऐसी कंट्रीज में फिजिकल पॉलिसी जो है अगर उन्हें अच्छे तरीके से काम करवाना है तो वहाँ पे डेलिब्रेट फिजिकल पॉलिसी यूज करनी पड़ती है, यानी कि और इफेक्टिव वे से वहाँ पे इसे इन पॉलिसीज को यूज करना पड़ता है ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छा किया जा सके या फिर स्टिमुलेट द इकोनॉमी एंड एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ड्यूरिंग क्राइसिस। और यही नहीं, जो हम जो है वो डिफरेंट क्राइसिस से यहाँ पे डील कर पाए, उसके लिए जो है हमें पॉलिसी सोच समझ के यूज करनी पड़ती है इन सारे केसेस में। तो इसलिए कहते हैं कि जो काफी चैलेंज है, इतना ईजी नहीं है फिजिकल पॉलिसीज को यूज करना। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास फिजिकल स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस। अब ये फिजिकल स्पेस और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस क्या है वो भी समझ लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स, अच्छा ये कॉन्स्टेंट्स था ना, ये कॉन्स्टेंट्स सच एज इन्फ्लेशन। अब कुछ चीजें आ गई, जैसे कि अब हमें समझना है कि फिजिकल स्पेस यानी कि फिजिकल पॉलिसी में आती है कौन कौन सी चीजें हैं और उसका स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स किस प्रकार का रहता है। तो कॉन्स्टेंट सच एज इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गई कि किस तरह का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कि कहीं नेगेटिव में तो नहीं है, ठीक है। एक्सचेंज रेट कैसा है, एक्सचेंज रेट को मतलब जिनको नहीं पता बता देता हूँ भाई। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि हम जो है वो किसी भी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी से किस रेट पर एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि $1 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है, 85 रुपीज है, ठीक है, मैंने ये मान लिया $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे 85 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो कैन लिमिट द गवर्नमेंट्स एबिलिटी, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एबिलिटी को लिमिट करके रखते हैं टू एम्प्लॉय फिजिकल स्टिमुलस, ताकि वो फिजिकल पॉलिसीज को जल्दी से चेंज ना कर पाए। फर्दर मोर द साइज, इसके अलावा जो साइज है, ठीक
ठीक है, टाइमिंग है, कंपोजिशन एंड ड्यूरेशन ऑफ फिजिकल इंटरवेंशंस, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो क्रूशियल रहते हैं सक्सेस के लिए। इसका मतलब आप कितने टाइम पीरियड के लगा रहे हो, किस लेवल पे लगा रहे हो, ठीक है, उसका ड्यूरेशन क्या है, तो सब चीजें जो है ना, और टाइमिंग क्या है उसे लगाने की, क्योंकि हमें पता लगे प्रॉब्लम जो है आधे से फालतू जो है सोल्व हो चुकी है, तब आप उस चीज को लगा रहे हो, ठीक है, टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं करे, ये सब चीजें कहीं ना एकेडमिक सक्सेस को अफेक्ट करते हैं। विद एम बीइंग टू ऑप्टिमाइज द मल्टीप्लायर, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करते हैं, ऑप्टिमाइजिंग द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ सच पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज के जो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होंगे वो हम डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलावा 2 पॉइंट हो रहा है, बस वो खत्म करते हैं फटाफट। डेट एंड डेफिसिट कंसर्न्स। अब डेट एंड डेफिसिट कंसर्न्स क्या है, इसका मेन मतलब है, अब देखो डेट और डेफिसिट बात है ऑलमोस्ट एक ही है, आप अगर समझो तो, पर समझो डेफिसिट का मतलब क्या है, काफी बता चुका हूँ, गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, अगर कभी भी किसी भी पर्सन का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो कहीं कहाँ पहुंच जाता है, वो डेफिसिट में पहुंच जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फैमिली पर्सन है, वो अपना घर चला रहा है, उसकी इनकम 10,000 है, ठीक है, और उसके खर्चे महीने के 20,000 है, यानी कि कहीं ना कहीं वो लॉस में है, वो 10,000 रुपए कहाँ से लेके आए खर्च करने के लिए। अब वो 10,000 रुपए जो है, अब कहीं ना कहीं भाई मान लो डेफिसिट में तो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी इनकम से फालतू, अपनी औकात से फालतू खर्च कर रहा है, ठीक है। अब बात है वो पैसा आया कहाँ से, भाई कहीं ना कहीं से उधार लिया उसमें पैसा, क्योंकि कमा तो नहीं हो, पैसा है नहीं उसकी इनकम का पार्ट, तो कहीं ना कहीं उसने उधार लिया होगा, या फिर हो सकता है उसने पहले कभी सेव किया हो तो खर्च कर रहा होगा उस पैसे को। तो कहीं ना कहीं ये डेट और डेफिसिट कंसर्न एक ही बात होती है। डेफिसिट का मतलब क्या है कि आप नुकसान में हो, और नुकसान में आप क्या कर रहे हो, कर्ज ले रहे हो, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी करती है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू बहुत कम होता है, तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है पैसा। वो हम इस पॉइंट्स के अंदर देख चुके थे, गवर्नमेंट कहाँ से बोरो करता है। मेन 2 ही सोर्स होते हैं, या तो आरबीआई, या फिर जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकली सबसे बड़ा सोर्स, या फिर हम इसके बता सकते हैं यहाँ पे जा सकते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, वो दूसरा सोर्स होता है। आज भी इंडिया के ऊपर वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा कर्जा है, ठीक है, तो वो चीजें हैं, वो लोग बात हम धीरे धीरे उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है, डेट एंड डेफिसिट कंसर्न्स, जो कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसी को इफेक्टिव तरीके से लगाने के बाद सोल्व की जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है वो आता है लॉन्ग टर्म फिजिकल स्ट्रेटेजीज। हम जो है वो लॉन्ग टर्म में फिजिकल स्ट्रेटेजीज को किस तरीके से यूज करेंगे अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, अपनी यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो हम देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म फिजिकल स्ट्रेटेजीज के अंदर। तो ये 2 पॉइंट आए, काफी सिंपल थे, एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। आप जिसको जो उतारना उतार ले, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई जिन बच्चों का कल एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब तक के कंसेप्ट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आने वाली वीडियोस में, फिर आने वाली सीरीज में उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसको जो उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।